हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटो। प्लेटो कौन थे, क्या थे, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से जान चुके हैं। और उसके बाद में हमने शुरू किया था प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। तो प्लेटो का न्याय क्या था, ये हमें समझ में आता है कि प्लेटो का न्याय कोई बाहरी वस्तु न होकर व्यक्ति के आंतरिक वस्तु है। प्लेटो के अनुसार कि यह हमारे आंतरिक वस्तु है जो हमारी आत्मा में निवास करती है। और प्लेटो के अनुसार ये कोई वैधानिक नहीं बल्कि एक नैतिक नियम है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमारी आत्मा है वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलती। ऐसा मानना था प्लेटो का। और उसने उसी बात को मानते हुए प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में हमने शुरू किया था कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं थी वो भी हमने कल पढ़ी कि ये एक क्या है, नैतिक नियम है, यह एक आंतरिक बात है। प्लेटो के न्याय की यदि हम बात करें तो वो कार्य विशेषीकरण की भी बात करता है कि राज्य में जो विशेष रूप से जो व्यक्ति के जो 3 गुण हैं उन्हीं के अनुसार राज्य में भी 4 गुण को वो अपनाता है। और वो सभी हमारे क्या करते हैं, कार्य विशेषीकरण के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो ऐसा प्लेटो का मानना था। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं उसकी विशेषताओं में। तो विशेषताओं के क्रम में कल हमने 4 विशेषताएं उसकी पढ़ ली थी। और आज हम शुरू कर रहे हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं में 5वीं विशेषता, जिसका पॉइंट है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। अहस्तक्षेप का अर्थ हम क्या समझते हैं कि किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, वही हस्तक्षेप है। लेकिन दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना तो ठीक है, लेकिन अपने कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी से करना भी उसी का ही अंग है। कि यदि हम अपने कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी से कर रहे हैं और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो वह होगा प्लेटो के अनुसार अहस्तक्षेप का सिद्धांत। तो प्लेटो का मानना था कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत, जिससे राज्य के प्रत्येक वर्ग के कार्य निश्चित है और न्याय प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा रखता है कि वह दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कि यदि हम किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते तो प्लेटो के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं। अगला पॉइंट है राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है। जैसा हमने कल पढ़ा था कि प्लेटो ने अपने सिद्धांत में इस बात की विशिष्ट विवेचना की कि व्यक्ति में 3 प्रमुख गुण होते हैं, जैसे बुद्धि, साहस और संयम। वो 3 विशिष्ट गुणों की बात करता है। और प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों गुणों में से कोई एक गुण प्रधान होता है और बाकी गुण जो होते हैं वो सामान्य रूप में होते हैं। ऐसा प्लेटो का मानना था, मैं नहीं कह रही हूँ। प्लेटो कहता था कि इन तीनों गुणों की में जब सामंजस्य रहता है, जो सामान्य रूप में इनका अनुपात निश्चित रहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता है जो न्याय को पूर्ण करता है। तो प्लेटो ने अपनी इस विचारधारा में इस बात का पर जोर दिया कि जो मनुष्य के तीनों गुण हैं उसी के अनुसार राज्य के भी 4 गुण होते हैं। वही बुद्धिमता, उसने कहा बुद्धिमता, साहस, संयम और न्याय, ये 4 राज्य के गुण हैं। और राज्य क्या है, वो राज्य व्यक्ति का ही एक वृहत रूप है। कि जैसा कल हमने पढ़ा था कि प्लेटो के अनुसार राज्य चट्टानों से या बलूत के वृक्षों से निकलकर नहीं आया है। मतलब राज्य का ऐसा कोई जन्म नहीं हुआ है
कि वो चट्टानों में से निकल कर एक बार एकदम उत्पन्न हो गया कि ये राज्य है, या कोई बबूल के पेड़ जो चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं, आसानी से उग जाते हैं, और वो सब इकट्ठे हो गए और बोलने लगे ये राज्य है। तो राज्य क्या है, राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य कहाँ से आया? देखिए आप 428वीं ईस्वी की सोच को देखिए कि उस जमाने में जब इतना शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, तब उसने जिस वर्तमान राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य की कल्पना कर ली थी। तो प्लेटो ने ये बताया कि व्यक्ति का ही वृहत रूप है राज्य, और राज्य में जितने भी हमें गुण नजर आते हैं, आज हम देखते हैं कि राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। व्यक्ति की जो सामाजिक और मुख्य आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति राज्य करता है। तो हमको मालूम है कि राज्य हमारे लिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और व्यापार और जो भी हमारी मुख्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन सब की यातायात, पानी, बिजली, सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो इन सभी जो राज्य, जो व्यक्ति की मुख्य आवश्यकता है, उन सब की पूर्ति कौन करता है? वर्तमान में राज्य करता है। तो प्लेटो के 428वीं ईस्वी की उस सोच ने ही इस राज्य की परिकल्पना को जन्म दिया, और आज वर्तमान में राज्य नामक संस्था एक लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में कार्य कर रही है, और प्रत्येक राष्ट्र में राज्यों का एक विशिष्ट प्रावधान है और विशिष्ट शक्तियों के साथ वो अपने कार्यों को पूर्णता दे रहे हैं। तो यही बात है, राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है। किस रूप में? प्लेटो ने इसे किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया? प्लेटो का मानना है कि न्याय सिद्धांत में व्यक्ति को ही समाज का एक अंग माना गया है, और राज्य से पृथक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। अतः उसके कार्यों का मूल्यांकन संपूर्ण राज्य के एक सदस्य के रूप में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं: विवेक, साहस और संयम। व्यक्ति की आत्मा के ये तीनों गुण राज्य की आत्मा में भी परिलक्षित होते हैं। राज्य में इन गुणों में व्यक्ति से ही जो इसमें निवास करते हैं से 3 वर्णों का निर्माण हो जाता है। वे वर्ण कौन कौन से हैं? वे वर्ग कौन कौन से हैं? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। राज्य का प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्यों को सर्वोत्तम क्षमता के साथ बिना हस्तक्षेप के पूर्ण करता है। यही राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। तो जो तीनों गुण हैं व्यक्ति के, उन तीनों गुणों से राज्य में 3 वो वर्ग बन जाते हैं प्लेटो के अनुसार। और वो कौन कौन सा बनता है? जिसमें बुद्धि की प्रधानता है वो शासक वर्ग बनता है, जिसमें साहस या शौर्य की प्रधानता है वो सैनिक वर्ग बनता है, और जिसमें संयम या धैर्य की प्रधानता होती है वो वर्ग क्या बनता है? उत्पादक वर्ग बनता है। तो ये तीनों वर्ग जो उसमें बन जाते हैं, और तीनों वर्ग अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं, और अपने कार्यों को करने के बाद दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तो वही है न्याय, और उसे ही प्लेटो ने राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है कहा है। अगला इसकी न्याय सिद्धांत की विशेषता है कि न्याय कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। जो इसी से रिलेट करता है कि वही कि कार्य विशेषीकरण, कि हर व्यक्ति के अंदर प्लेटो ने जो बताया कि 3 गुण होते हैं विशिष्ट गुण, वो है बुद्धि, साहस और संयम। तो तीनों में ही किसी ना किसी गुण की किसी व्यक्ति में प्रधानता होती है। यदि वो अधिक बुद्धिमान है तो वो शासक वर्ग की श्रेणी में आ रहा है, यदि वो अधिक शौर्यवान है या साहसी है तो वो सैनिक वर्ग की श्रेणी में आया, और यदि वो अधिक संयम रखता है, अधिक धैर्य को संभाल सकता है, तो वो उत्पादक वर्ग की श्रेणी में आता है। इसमें जाति की कहीं कोई बात नहीं की प्लेटो ने,
उसकी सोच को हमें बहुत ही गंभीरता से समझना होगा कि आज हम जो जातिवाद की बात करते हैं वो जातिवाद की बात प्लेटो ने नहीं की थी। उसने कार्य विशेषीकरण की जो परिकल्पना दर्शाई है वो भी मानव के विशिष्ट गुणों के अनुसार दिखाई है। उसमें उसने ये नहीं कहा कि राजा का बेटा राजा होता है, उसने ये नहीं कहा कि सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, उसने ये नहीं कहा कि उत्पादक वर्ग का बेटा ही उत्पादक वर्ग का में हमेशा रहेगा। उसने क्या कहा कि उत्पादक वर्ग का व्यक्ति है लेकिन उसमें बुद्धि की प्रधानता है तो वो शासक बन सकता है। यदि कोई सैनिक वर्ग का व्यक्ति है और उसमें बुद्धि की प्रधानता है और दूसरे भाई में संयम की प्रधानता है तो एक भाई शासक वर्ग में चला जाएगा और दूसरा भाई उत्पादक वर्ग में आ जाएगा। तो इन तीनों गुणों की विभिन्नता के कारण जो कार्य विशेषीकरण होगा वही होगा न्याय का सिद्धांत। कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति प्रदत्त गुणों के कारण ही विशेष कार्य में निपुण होता है, किसी एक विशेष कार्य में निपुण होता है और जिस कार्य संबंधी गुण की अधिकता हो, जिसमें अधिक विद्यमान हो वो गुण, उसे ही वह विधिवत रूप से कार्य करता चला जाता है। उसे ही कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत कहते हैं। प्लेटो ने कहा कि जिस कार्य को करने की प्रकृति सर्वोत्तम प्रतिभा के रूप में व्यक्ति में मौजूद हो उसे एकमात्र वही कार्य करना चाहिए, कि वो कार्य कोई सा भी हो सकता है व्यक्ति का, चाहे वो बुद्धि का हो, साहस का हो या फिर संयम का हो। अगली विशेषता है दार्शनिक शासक। कि प्लेटो के अनुसार कि प्लेटो न्याय सिद्धांत को सर्वोत्कृष्ट रूप में व्यवहार में देखने के लिए दार्शनिक शासक की व्यवस्था करता है। उसके अनुसार पूर्ण न्याय तभी संभव है जब शासक दार्शनिक होगा, विवेकवान होगा और प्रत्येक कर्तव्य व अकर्तव्यों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष होकर कार्य करेगा और प्रलोभनों से दूर रहेगा। प्लेटो की अगले विचारधाराओं में हम पढ़ेंगे प्लेटो के विचारों में कि उसने एक दार्शनिक शासक की परिकल्पना की थी। और दार्शनिक शासक क्या होगा ये हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन हम सामान्य जानकारी उसकी हासिल कर लेते हैं कि दार्शनिक शासक कौन होगा, दार्शनिक शासक क्या कार्य करेगा। तो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक वह व्यक्ति होगा जो प्रलोभनों से दूर रहे, जो निजी स्वार्थों से दूर रहे, जो एक आदर्श प्रस्तुत कर सके, जो अपने कार्य में निपुण हो, जो हर तरह के कर्तव्यों को अकर्तव्यों को भली भांति समझता हो, जो सार्वजनिक हित की बात करे, निजी हितों को त्याग दे और सार्वजनिक हित की बात करे, तो वह व्यक्ति यदि अपने कार्यों में पूर्णता दिखाता है तो वो प्लेटो की दृष्टि में क्या होगा, न्याय होगा और वही व्यक्ति दार्शनिक शासक बनने के योग्य है। कि बुद्धि की प्रधानता होना एक अलग कार्य है, लेकिन बुद्धि की प्रधानता के साथ साथ यदि उसमें इन गुणों का भी समावेश हो कि ना वो स्वार्थी हो, ना वो प्रलोभनों में आए किसी के, और ना ही उसमें कर्तव्यों को पूर्ण करने की ऐसी कोई अकर्मण्यता उसमें आ जाए कि वो अपने कार्यों को पूर्ण करने में कहीं हिचकिचाहट उसमें हो, तो वह व्यक्ति शासक वर्ग का व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन यदि इन सभी कार्यों को करने में उससे दृढ़ संकल्प उसने किया है कुछ कार्यों को करने का, तो फिर वह व्यक्ति बुद्धि की प्रधानता के साथ साथ दार्शनिक शासक अवश्य बन सकता है और वो श्रेष्ठ शासक होगा। अगला है न्याय सिद्धांत व सामाजिक समन्वय। कि जैसा हमने पढ़ा कि प्लेटो का सिद्धांत हस्तक्षेप का सिद्धांत है, यानी किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करना। दूसरी यह बात यदि हम करते हैं तो न्याय विशेषीकरण का सिद्धांत है कि ये कार्य विशेषीकरण की बात करता है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसे पूर्ण निरपेक्षता से,
पूर्ण अनुशासन से और अभ्यास के द्वारा उसे पूर्ण किया जाए। वह कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी प्लेटो ने अपनाया है। दार्शनिक शासक की बात भी उसने कही है। तो ये सारे सिद्धांत जो हैं वो क्या समझाते हैं हमें कि हम सब समाज का एक हिस्सा है। तो समाज में उच्चता, मध्यम और निम्न सभी प्रकार के लोग निवास करते हैं और सभी एक दूसरे पर अन्योन आश्रित हैं। हम यदि सभी शासक होते, माना कि हम सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इतनी बुद्धि की प्रखरता हम में मौजूद है कि हम सभी को ये लगता है कि बुद्धि हम में प्रधान तत्व है और वही हम में अधिक परिलक्षित होती है, तो क्या हम सब शासक बन जाएंगे? शासक सभी बन जाएंगे तो और कार्य कौन करेगा? ये भी तो एक सोचने वाली बात है। यदि सभी सैनिक बन जाएंगे तो बुद्धिमता और उत्पादक वर्ग के, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग के व्यक्ति कौन बनेंगे? और यदि सभी उत्पादक वर्ग के बन जाए कि सब में सभी लोग सामान्य हैं, कोई किसी में कम बुद्धि और ज्यादा बुद्धि नहीं है, कोई व्यक्ति शौर्य या साहस वाला नहीं है, हम सभी सामान्य हैं, सभी उत्पादक वर्ग के व्यक्ति बन जाएंगे, तो शासन करेगा कौन? कोई तो लीड करेगा, कोई तो नेतृत्व करता होगा। जो नेतृत्व करेगा उसी के पीछे जनता फॉलो करेगी। तो ये सारी बातें उस समय प्लेटो ने सोची कि यदि इन सामाजिक कार्य विशेषीकरण से समाज में एक निश्चित व्यवस्था बनी रहती है, समाज में अहस्तक्षेप की नीति बनी रहती है, तो फिर वो नीति क्या होगी? समाज में समन्वय स्थापित करेगी। ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा और ना ही कोई और विशेष प्रकार की और ना किसी अन्य प्रकार की कोई दुविधा का सामना हमें करना होगा। तो वही होगा न्याय का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार न्याय का सिद्धांत वही होगा। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत समाज के तीनों वर्गों में समन्वय स्थापित करता है और न्याय के व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक दोनों ही रूपों में एक मानवीय गुण होने के साथ साथ राज्य के सदस्यों को भी एक दूसरे से सामंजस्यपूर्ण संबंधों में बांधने वाला सूत्र बनाता है। कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, सभी अंगों का कार्य निश्चित है, लेकिन यदि इनके कार्यों में कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव हो तो सोचिए स्थिति क्या होगी। समझ सकते हैं ना कि यदि कोई कार्य करता है तो उसे हाथों की जरूरत होगी, यदि कोई कार्य करता है तो उसको चलकर जाने के लिए जरूरत होगी, यदि उसे कार्य करना है, पेट भरना है तो उसे मुंह की जरूरत होगी, मुंह में दांतों की जरूरत होगी। हर चीज में यदि पेट भरना है तो काम करना पड़ेगा भाई, बिना काम के तो पैसे कहाँ से आएंगे। यदि पैसा कमाना है तो चल के जाना होगा। यदि खाना खाना है तो मुंह की जरूरत है, मुंह के अंदर दांत नहीं होंगे तो वो खाना दांतों से पीसा नहीं जाएगा और अंदर नहीं जाएगा। यानी कि ये सारी एक व्यवस्था है और उसी व्यवस्था का एक बेहतरीन रूप प्लेटो ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और उसी को हम सामाजिक समन्वय का नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से 9 पॉइंट के माध्यम से हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को पढ़ा और उम्मीद करती हूँ आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन सिद्धांतों की आगे की जो बात है, जो आलोचनाओं के रूप में हम पढ़ेंगे, उससे हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं।